तो एक किताब के विमोचन में जिसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, राजनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनकी एक तुलना थी, एक संदर्भ में तुलना थी नरेंद्र मोदी की महात्मा गांधी के साथ। अब वो संदर्भ क्या है, और दरअसल इसकी पृष्ठभूमि ये है कि वो संदर्भ यहां से आता है, इस किताब में उसका उल्लेख है। और इस किताब के जो लेखक हैं अजय सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आप प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के, अलग अलग भूमिकाएं निभा चुके हैं और अब एक लेखक भी बन गए हैं। अजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। ये संदर्भ क्या है? संकेत, आपके साथ भी हम रहे हैं जी पत्रकारिता में, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। संदर्भ ये है कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट में इस बात को उठाया था कि सोशल साइकोलॉजी की जितनी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग मोदी को है, गांधी के बाद कोई नेता हमें दिखाई नहीं देता है जिसकी और हो। अब आप पूछेंगे कि ये आया कैसे? हमारा कहना सिंपल है कि मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो कि डिसीजंस अगर कुछ ऐसा लिए हैं जिससे लोगों को हार्डशिप हुआ है, लेकिन लोगों ने उस हार्डशिप को फील किया और उसके बाद भी ब्लेम उनको नहीं दिया। आप हमें जरा दूसरा एग्जाम्पल बताइए कि डीमोनेटाइजेशन में जो हार्डशिप्स लोगों ने फेस की, कोई देश का दूसरा नेता या कोई हमारे जो टाइम का कोई दूसरा नेता हमें ऐसा नहीं याद है जो कि इतने हार्डशिप के बाद लोग उस पर ट्रस्ट ज्यादा करते हों। ये आता है ट्रस्ट फैक्टर से। गांधी को लेके ये ट्रस्ट फैक्टर था, लेकिन उसके बाद हमें कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसमें कि मासेस का ट्रस्ट इतना बड़ा हो। हम उस संदर्भ में हमने गांधी के सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और मोदी जी के सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की बात की थी। राजनाथ जी ने जो उठाया वो भी पहले से वो उठा रहे थे, एक बार वो और भी कह चुके हैं, संभवतः वो इसी के रेफरेंस में कह रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप ये तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी भी सोशल अंडरस्टैंडिंग में वैसे ही उतने ही सफल हो पाए हैं जितने महात्मा गांधी थे, ये आप उनकी चुनाव में जीत के आधार पर कह रहे हैं या किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जनता का समर्थन बना? देखिए, एक बात तो आपको साफ बता दें कि तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी हैसियत के बाहर है कि गांधी और मोदी जी की तुलना मैं करूं, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में और दोनों अलग, गांधी जी बहुत बड़े आदमी हैं। सोशल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग, इंडियन सोशल साइकोलॉजी की बात हम कर रहे थे। और सोशल साइकोलॉजी जैसे गांधी का सत्याग्रह और कई मार्च, दांडी मार्च, लोग जाते थे और अंग्रेजों से मार खा के सर से खून उनके निकल रहा है, उसके बाद भी कोई शिकायत नहीं करता था। लोगों को विश्वास रहता था कि अगर कोई हमको इस रास्ते से भी लेके जा सकता है, वो इन्हीं का दम है। हमने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि आखिर वो नेता ऐसा कैसे हो सकता है जो कि हार्डशिप्स लोग जिसके लिए फेस करने को तैयार हैं, और ये आता है बहुत डीप ट्रस्ट से और समाज को समझने की क्षमता से। तो हमें लगता है कि वो क्षमता, शायद वो बहुत घूमे हैं इंडिया में और बहुत ज़्यादा एक आरएसएस में जब थे तब भी घूमते रहे हैं, और जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे तब भी घूमते रहे हैं, ज़्यादातर तो घूमते ही रहे हैं। तो ये उससे उनके में आया है, और जो कि हम अद्भुत देखते हैं, जो हमें कहीं और दिखाई नहीं देता। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे राजनीतिक दल हैं और वो अपने नेताओं के बारे में भी ये कह सकते हैं कि भाई उनकी भी सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो चुनाव जीते। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जो शायद लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी चुनाव जीते। मसलन अगर हम बात कर लें कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने इतने दशकों तक शासन किया, उनकी नेता इंदिरा गांधी, तो ये तुलना उनके संदर्भ में क्यों नहीं होती और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में क्यों हो रही है? देखिए, इंदिरा जी बहुत बड़ी नेता थी, और तुलना में फिर इसी सामाजिक ज्ञान, सोसाइटी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंदिरा जी छोटी ने, मतलब इंदिरा जी देश की पीएम रही हैं, और उस समय हमें याद है कि आप 69 और उसके बाद का फेज देखिए तो उसमें एक 75 और 77 वाला इमरजेंसी का फेज आप हटा दें तो उसके बाद उनकी एक छत्र छाया रही है। पर आज भी आप देखिए, आज के दिन इतने साल होने के बाद भी इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाया, जिसमें ड्रैकोनियन स्टेप्स थे और जो लोगों को पसंद नहीं आया। बिल्कुल, जनता आज तक उसको भूल नहीं पाई है। अभी भी इंदिरा जी के साथ वो एक एसोसिएशन हो ही जाता है। लेकिन 2 साल बाद फिर वो चुनाव जीत भी गई। देखिए, चुनाव जीतने से हमें नेता की समझ को अलग रखना पड़ेगा। गांधी जी कोई चुनाव नहीं जीते, गांधी जी कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन वो बहुत बड़े मतलब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत थी। तो चुनाव, और इससे थोड़ा सा हम अलग हट जाए, चुनाव स्ट्रेटजी से आप जीतते हैं। 77 के बाद 79 में जब पूरी अपोजिशन ही खत्म हो गई तो उसके बाद इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब इलेक्शन कोई था ही नहीं जी। तो वो एक डिफरेंट रीजंस हैं, टैक्टिकल रीजंस। और नहीं, मैं सर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे यहाँ पर भी आप जीएसटी लागू किया, डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ, और लॉकडाउन में जब हमने देखा कि बहुत सारे मजदूर पलायन कर रहे थे, और उस सब के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल सक्सेस को अगर मापना हो तो उसका नापने का एक बेस्ट तरीका है चुनाव, क्योंकि वो हर बार सक्सेसिवली चुनाव जीते। तो इस संदर्भ में किस तरीके से? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनेता अगर है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है तो उसका सक्सेस का यार्डस्टिक तो इलेक्शन ही है। तो इलेक्शन वो जीतते हैं, एक पक्ष है। लेकिन हमने ये जो बुक लिखी है उसमें इलेक्शन जीतने तक हमने नहीं रखा है, क्योंकि इलेक्शन आप हार भी सकते हैं। इलेक्शन हारना किसी नेता के कम होने का पहचान नहीं है। जैसा हमने कहा कि गांधी जी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, कर्पूरी ठाकुर इलेक्शन हार गए थे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इलेक्शन हार गए थे लेकिन बहुत बड़े नेता थे। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऐसा कोई नेता हमें नहीं दिखाई देता है जो कि लोगों को हार्डशिप हुआ हो और उसके बाद भी ट्रस्ट लेवल उसका बढ़ता गया हो। उस संदर्भ में हमने ये बात कही। और ये आपका जो आप इस नतीजे पर इसलिए पहुंचे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग नियत पर शक नहीं करते। ये उन्होंने कहा भी है कई बार अपने इंटरव्यूज में और अदरवाइज भी कहा है कि हमारे डिसीजंस जो हैं हो सकता है कि रॉन्ग हो, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होगा। तो इंटेंशन गलत ना होने की बात जनता, मतलब कोई भी ये बात कह सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग विश्वास करें, मास लेवल पे ये ट्रस्ट हो कि भाई आपने डिसीजन लिया वो सही नहीं है और ठीक है आप और डिसीजन लीजिए, लेकिन हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये साहस भी बहुत कम लोग में है और ये हमारे ख्याल से लोगों में ऐसा ट्रस्ट भी नहीं है। तो ये ट्रस्ट अद्भुत है। तो हमने उस संदर्भ में इसको उठाया था। क्योंकि ये आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी इसका शीर्षक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आप बुला रहे हैं आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, तो क्या ये माना जाए कि एक बीजेपी मोदी से पहले की थी और एक बीजेपी अब मोदी के बाद की है और ये दो अलग अलग बीजेपी हैं, या नरेंद्र मोदी ने एक पुरानी बीजेपी के संगठन को और मजबूत करके नया बीजेपी बनाया? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। जो दूसरी बात आपने कही वो ज्यादा सही है, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल आशय नहीं था कि हम ये कहें कि न्यू बीजेपी कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है जो कि बिल्कुल पहले की बीजेपी से अलग है। हमारा ये मानना है कि बीजेपी की कॉन्टिन्यूटी में ही एक जो नयापन आया है, हम उसकी बात कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस आपको बताएं कि प्रिंसिपल पोल जो कांग्रेस होती थी 60s में 70s में, उसको रिप्लेस किया है बीजेपी ने। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले अगर आप हमसे कहते कि ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में बीजेपी का बहुत बड़ा से होगा और नॉर्थ ईस्ट में सरकारें होंगी, हम शायद हंस के टाल देते कि नहीं, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। और हम क्या, बीजेपी की जो एग्जीक्यूटिव्स होती थी उसमें यह कहा जाता था कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमें ब्रेक करनी है।
लेकिन ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ब्रेक हो गई, देखते देखते ब्रेक हुई। तो हमारा आशय नए बीजेपी का वो था जो कॉन्टिन्यूटी में है। हमारा आशय बिल्कुल ये नहीं था कि आर्किटेक्ट सिर्फ पुराना ध्वस्त करके नया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा कहना है कि ये वही कॉन्टिन्यूटी है जो सुंदर सिंह भंडारी जी की थी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन मैन थे, आडवाणी जी की थी। तो उसी कॉन्टिन्यूटी में ये एक जो इन्होंने स्किल्स अपनाई वो इनोवेटिव थी, डिफरेंट थी, जिसने बीजेपी का एक्सपेंशन बड़ा जबरदस्त किया। ये बुक हमने उस एस्पेक्ट को लेके लिखी है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी की कैसे उन्होंने पार्टी को ट्रांसफॉर्म किया है, परिवर्तित किया है। लेकिन देखिए, अनंत काल तक कोई चीज नहीं होती। क्या इस बुक में ये भी चीज लिखी है कि इस आर्किटेक्ट के बाद पार्टी का क्या? देखिए, आर्किटेक्ट हमने इसमें ये जो आप कह रहे हैं वो हमने किया है जिक्र इसका, क्योंकि एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन अगर इतना विशाल बन जाता है जिसके वोट शेयर 38-39% नेशनल लेवल पे हो जाते हैं, तो फिर वो संगठन इंडिविजुअल्स को आउटलास्ट करता है। वो एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है। कांग्रेस को आपने देखा होगा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद आपने देखा होगा कई आइकन्स निकलते चले गए, पीवी नरसिम्हा राव, बहुत सारे, मनमोहन सिंह। तो आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका साउंड होता है, बहुत अच्छा होता है, तो ये टाइम के साथ अपने आइकन्स इन्वेंट करता है, नए आइकन्स आते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरह का इस आर्किटेक्चर में ये गुंजाइश है कि आगे और आइकन्स निकलेंगे। आइकन्स निकलेंगे ही, क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये इंडिविजुअल्स को आउटलास्ट करता है। अगर आपके संगठन क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, आप एक इस तरह के वोट शेयर पे पहुंच जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल तक नहीं रहता है, वो इंडिविजुअल्स को आउटलास्ट कर देता है, नए नए आइकन्स निकालता जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए ये पूरी बुक फोकस्ड ही ऑर्गेनाइजेशन पे है। अजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू संकेत, थैंक यू।